गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ सभी, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी। हाँ वेरी गुड, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं। वेरी गुड गुड गुड, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जुड़ते जाओ, चलो 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 चलो। वेरी गुड। चलो कुछ रहेगा जुड़ जाना, ठीक है बेटा। चलिए, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर बायो का, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, शुरू करूंगा। इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर जो बताया था, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बताया था, जो 6 पार्ट में बताया था। कितने पार्ट में बेटा? 6 पार्ट में बताया था। अब आपके सामने मानव में प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन शुरुआत हो रहा है। बेटा ध्यान रखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यदि कोई समस्या आए तो साथ साथ पूछते चलना, ठीक है। यहाँ रूम में बैठने का कोई मतलब नहीं है कि मतलब जूम ऐप पे चल रहा है तो वैसे ही बैठे रहें। सभी लोग मतलब ध्यान से चर्चा करते रहना, जो प्रॉब्लम आए वो पूछते रहना। आपको 11th में पिछली साल जो शिक्षक ने पढ़ाया होगा, पूरे के पूरे सिस्टम पढ़ाए होंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया होगा, एक्सिटी सिस्टम पढ़ाया होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ाया होगा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया होगा, लोकोमोटरी सिस्टम पढ़ाया होगा, बहुत सिस्टम पढ़ाए। इसके अलावा सिर्फ एक सिस्टम छोड़ दिया गया होगा 11th में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस 12th के सिलेबस में है, तो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मुख्य रूप से ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। इसमें यानी कि ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। इन दोनों का मुख्य रूप से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। इनके क्या क्या फंक्शन है, इनके क्या क्या कार्य हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड जो डिसीज है वो डिसीज पढ़नी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आप और हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप और हम लोग इसमें जो पढ़ते स्टार्ट करते हैं MRS, बेटा इन शॉर्ट लिखा जाएगा MRS। MRS का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है? तो आपको पिछली साल भी मैंने, जो मेरे पास पढ़े हुए बच्चे थे, तो मैंने ये कहा था बेटा अपने बॉडी ऑर्गन के जो भी बॉडी सिस्टम है, उन बॉडी सिस्टम के प्रत्येक के एक एक ऑर्गन का आना बहुत आवश्यक है। आपको सारे के ऑर्गन याद होना बहुत आवश्यक है। उसका कारण है कि ये नहीं है कि क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में तो आते ही हैं, सर्विस करने जाते हैं तो वहाँ तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा सपोज दैट कि आपने मेहनत नहीं की, आपकी सर्विस नहीं लगती। वैसे भगवान चाहेगा, साईं बाबा चाहेंगे तो निश्चित तौर पे सर्विस लगेगी। मेहनत करेंगे तो निश्चित भगवान फल देता है। लेकिन साथ ही साथ सपोज दैट कि इन केस आप सर्विस करने के मूड में ना हो, बिजनेस करने के मूड में हो, तो उस दौरान मुख्य रूप से यदि आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं बायोलॉजी लेकर, वह बायोलॉजी में आपके सामने आए कि पापा ने बायोलॉजी ली, मम्मी ने कह दिया पापा ने बायोलॉजी ली है, पापा से पूछ लो जाके। अब पापा से बच्चा पूछने गया, पापा डाइजेस्टिव सिस्टम के हमको ऑर्गन के नाम बता दो। अब पापा देखियो कह रहे हैं अरे हमारे सर ने, या तो पापा को जवाब देना पड़ेगा सर की भैया हमारे सर ने नहीं बताया। अब ऐसा होगा नहीं कि बच्चा कहेगा क्योंकि किताब में लिखा है तो सर ने तो निश्चित बताया गया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन के नाम पूछ लिए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के नाम पूछ लिए, तो आपको इन ऑर्गन के नाम क्रम से याद होना बहुत आवश्यक है। क्या? नाम क्रम से याद होना बहुत आवश्यक। तो सबसे पहले तो अपन प्रजनन की परिभाषा इससे पहले चैप्टर में पढ़ी थी, अपन प्रजनन तंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले सुनिए, तो वे अंग जो प्रजनन में कार्य करते हैं उन्हें प्रजनन अंग कहा जाता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा? तो ये तो क्या होती है परिभाषा। चलो जल्दी जल्दी अपन मतलब इनके अंग पढ़ लेते, कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला जो अंग है वो टेस्टिस वृषण। ठीक है बेटा, सबसे पहला कौन सा हुआ? टेस्टिस वृषण। दूसरा जो होता है एपिडिडाइमिस। कौन सा होता है? एपिडिडाइमिस।
एपिडाइमस को हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। दूसरा मुख्य रूप से आता है वास डिफरेंस। कौन सा आता है? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को हिंदी में कहा जाता है शुक्र वाहिका। क्या कहा जाता है बेटा? शुक्र वाहिका। अगला आता है सेमिनल वेसिकल। बेटा क्या आया? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में कहा जाता है शुक्राशय। क्या कहा गया बेटा? शुक्राशय। अब अगला आता है बेटा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को क्या कहते हैं बेटा? मूत्र मार्ग। क्या कहा गया बेटा? मूत्र। बिल्कुल देखो ध्यान से, मतलब ये ऑर्गन में अभी पूछूंगा, फिर मत कहना कि सर क्वेश्चन से। यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को क्या कहा गया? मूत्र मार्ग कहा गया। फिर इसके बाद आता है बेटा अपना पेनिस। पेनिस को कहा जाता है शिश्न। क्या कहा जाता है बेटा? शिश्न। तो ये बॉडी ऑर्गन है अपने, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बॉडी ऑर्गन है। इसमें अब आपको ग्लैंड्स पढ़नी पड़ेंगी, यानी ग्रंथि। क्या पढ़नी पड़ेंगी? ग्लैंड्स यानी ग्रंथि। मतलब इसमें आपको मैं यही लिखे देता हूं ग्रंथि। तो ये हो गया आपके बॉडी ऑर्गन। इस ग्रंथि में इधर मैं किए देता हूं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। और सेकंड ग्रंथि जो होती है काउपर्स ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? काउपर्स ग्रंथि होती है। तो ये अपना टोटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ये अपना कौन सा हो गया? टोटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इसमें इतने ही भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो भाग होते हैं, मैं लाइन खींच देता हूँ। ये भाग जो होते हैं ये पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़ी में होते हैं। ये जो भाग होते हैं ये अनपेयर होते हैं, एक और एक पाया जाता है। और ग्लैंड्स में ये बाइलोब्ड यानी दो, और ये काउपर्स ग्लैंड भी मुख्य रूप से मटर के आकार की दो होती है। जब डायग्राम बनाऊंगा तब आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो एक चीज तो मुख्य रूप से ये बॉडी ऑर्गन हुए, मैं समझता हूँ बेटा याद हो गया होगा। क्लियर? बिल्कुल 100%। कोई प्रॉब्लम आए तो मैं खड़ा हूँ, पूछ लेना। तो अपन इसका थोड़ा सा और देखते हैं। टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर होती है, लगभग 10 से 15 ग्राम वेट की बेटा। कितनी होती है? 10 से 15 ग्राम वजन की होती है, और लगभग 2.9 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 1.24 मोटी होती है। ये हो गया आपका इसका मेजरमेंट। ये देख लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर की होती है लगभग, ये 30 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और ये 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यूरिथ्रा जो होता है वो 20 सेंटीमीटर मेल में, 20 सेंटीमीटर किस में होगा? मेल में, और 4 सेंटीमीटर फीमेल में। ठीक है बेटा? तो ये आपका क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। ठीक है बेटा? बिल्कुल 100%। ये अभी मैं क्वेश्चन करूंगा फिर इससे रिलेटेड। तो ये बॉडी ऑर्गन, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो, 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अब अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है। तो डायग्राम में अपन एक एक ऑर्गन को सीधे सीधे डिस्क्राइब करते चलेंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए शुरू करो डायग्राम। चलो बच्चों की यस हो गई। थोड़ा सा डायग्राम अपने को ये देखता चलना पड़ेगा कहाँ तक आ रहा है। ठीक है बेटा? ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक अपन बना सकते हैं, बना रहे हैं, और नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड के सेटअप जो है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ से अपन एक इस प्रकार से कट कर देते हैं। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। डायग्राम जरूर देखते चलना, हाथ बेटा कैसे बन रहा है ये ध्यान रखना। ये तो अपन इसको पहले से डिस्क्राइब कर देते। ये तो क्या होता है?
टर, और ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। समझाते समय हिंदी में मैं भी लिख दूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल कि सब हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। अब अपन सीधे सीधे यहाँ से इसके ऊपर ब्लू कलर के पेन से कुछ ऑर्गन बनाना चाहेंगे तो वो ऑर्गन बना देते हैं, यहीं तक ले जाते हैं। ये लेयर बनाई इस प्रकार से, फिर एक लेयर इसके ऊपर और बना रहे हैं, ग्लांस पेनिस बना रहे हैं, सिस्ट बना रहे हैं बेटा, देखो इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ अपन जो ऑर्गन होता है जिस प्रकार से, उसी पेन का उपयोग करेंगे। ये लीजिए, ये ऑर्गन अपन ने कर दिया। यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से करते हैं। अब ब्लू पेन का उपयोग किया था तो ब्लू पेन आ जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग टेस्टिस बना रहे हैं, ये बना दिया, टेस्टिस बन गई बेटा, ये बन गया टेस्टिस। टेस्टिस के बाद कुछ रेड कलर के फ्लेक्सिबल फाइबर निकाल देते हैं। अभी सब नाम केवल डायग्राम पहले देख लीजिए, फिर सब निकाल देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस नलिकाएं जो बन गया। अब इससे यहाँ से ऐसे लाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ले गए, चाहे तो इसको अपन इस प्रकार से गोल गोल कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ये गोल गोल कर दिया, बीच में मतलब आपके फाइबर मैंने दिखा दिए। अब यहाँ से एक नलिका ये निकाली, ऐसे ही इधर के भी दो टेस्टिज है तो बेटा दोनों के डायग्राम अपने को बनाने पड़ेंगे। क्या, दोनों के डायग्राम अपने को बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लेगा। अब यहाँ से लेकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ये छोड़ दिया। अब अलग कलर के पेन का उपयोग करते हैं ले जाने के लिए। ऐसे लाते हैं, ये अभी यहाँ की यहीं छोड़े देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी देखते हैं, देखो ये ला रहे हैं, ये लाए सीधे सीधे। ये ध्यान रखना बिल्कुल यहाँ आकर टच करनी है, ये टच कर दी मैंने, ये सीधे नली ला के टच कर दी, ठीक है, वो भी टच। बिल्कुल, इतने अच्छे बच्चे डायग्राम देख रहे हैं, बनाते चलना बेटा तो आप लोग भी। क्यों, क्योंकि ये देखो बेटा, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई तो सीधी कर देते हैं अपन ये, क्योंकि ये आउटसाइड के मिलाना है, ये यहाँ मिला दी, ठीक है। अब इसका ये जो बाहरी पोर्शन है तो बाहरी पोर्शन ऐसे ले गए, फिर इसके बाद ऐसे ले गए, यहाँ ले जाकर मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा अपने को इसको ऐसे करना है, ऐसे। क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अब
इससे यहाँ क्या थोड़ा सा मतलब ये है कि डायग्राम को कलरफुल क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आप लोग बिल्कुल सही ढंग से उसको समझ लें। एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल अलग अलग कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आए, जिससे एक एक चीज़ को अलग अलग मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ से थोड़ा सा आप और हम लोग ले जाते हैं, ये सीधे ना ले जाते हुए थोड़ा सा टर्न अप करते हैं, इसको यहाँ फुला रहे हैं, ये अब यहाँ ला रहे हैं, यहाँ लाए और ब्लू कलर के पेन से ऊपर ऐसे कर दिया और ले जाकर इसको भी यहाँ ले आए। ठीक है, ये लो बेटा, ये अपना डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऐसे, यहाँ से यहाँ तक और ऐसे। ठीक है, ये अपन इसमें कर देते हैं, हो गया। अब इसके बाद यहाँ ऐसे, इसके बाद यहाँ ऐसे। ठीक है बेटा, क्लियर आया है समझ में? डायग्राम देखिए बिल्कुल मतलब आपके स्पष्ट कलरफुल डायग्राम मैंने बना दिया है। अब इसका आप और हम लोग क्या करेंगे कि नामांकन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं। ठीक है बेटा, लेबलिंग अपन किसी भी उससे कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है, या जो जो पोर्शन बनाया है कलरफुल उसका उसी से लेबलिंग करेंगे। चलिए तो देखिए तो कुछ लेबलिंग इधर जाएगी बेटा, कुछ लेबलिंग इस साइड आएगी। पहले मैं लेबलिंग करूंगा, फिर एक एक पॉइंट को धीरे धीरे से समझा दूंगा। तो ये आपकी जो है ये वाला भाग, इसको टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको टेस्टिस कहते हैं। इस वाले भाग को गोबर ने कुलम, क्या कहा गया? गोबर ने कुलम कहा गया। ठीक है, इस भाग को यहां डिटरमाइन करते हैं कैपेट, शॉर्ट में लिखा हूं इपिडाइमस, ये दूसरा ये कार्पस, इपिडाइमस, और लास्ट पार्ट कोडा इपिडाइमस। क्लियर बेटा? अब देख लीजिए अपना ये वाला जो भाग है, रेड कलर का भाग, ग्लांस पेनिस आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, कवर कर रहा है, ग्लांस पेनिस। और ब्लू कलर का जो भाग है ये वाला भाग, इसको प्री प्यूस, इसको क्या कहा गया? प्री प्यूस कहा गया। ठीक, ये हो गया। अब ये तीनों जो भाग हैं, इन तीनों वाले भाग को मिलाकर एपिडाइमिस क्या कहा गया? एपिडाइमिस कहा गया। और ये जो रेड कलर की है कौन सी बेटा? देखो समझ लेना अच्छे ढंग से, कोई समस्या आए तो मैं बैठा हुआ हूं। इसको क्या कहा गया? वास डिफरेंस। क्या कहा गया? वास डिफरेंस कह दिया। ठीक है, तो ये वास डिफरेंस हो गया, ये यूरेटर लिख ही दिया, ये यूरिनरी ब्लैडर लिख ही दिया। ये यहाँ ये जो है रेड कलर का फूला हुआ भाग एम्पुला, एम्पुला। और ये जो ब्लू कलर का भाग है इसको मैं लिखने जा रहा हूं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। इसको पॉइंट पॉइंट कर दो बेटा, बहुत अच्छे स्टूडेंट। इसको आप और हम लोग लिख देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो रेड कलर की है ग्लैंड्स,
इसको आप और हम लोग लिख देते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या लिख दिया बेटा? काउपर्स ग्लैंड लिख दिया। अब अपने सामने ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ब्लैक्स, चलो रेड से लिख देते यूरेथ्रा। क्या लिख दिया? यूरेथ्रा लिख दिया। और जो स्पंजी टिश्यू का बना होता है ये वाला जो भाग है, इसको अपन पेनिस लिख देते हैं। तो बेटा अपना डायग्राम बनके तैयार हो गया और विद लेबलिंग, डायग्राम बनके तैयार हो गया, विद लेबलिंग तैयार हुआ बेटा। तो आप लोग देख लें और अब अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो बेटा सबसे पहला भाग कौन सा था? बोलिए जल्दी, कौन आंसर दिया? अच्छा बेटा बिल्कुल सही कहा, टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है तो सबसे पहले देखेंगे। वन पेयर होती है, ये तो मैंने आपको बताया ही। तो जब माँ के गर्भ में, माँ के यूटेरस में बच्चा डेवलप होता है, माँ के यूटेरस में बच्चा जब डेवलप होता है, विकास हो रहा होता है, उस समय टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही, क्या यूटेरस कहाँ पाया जाता है, गर्भाशय कहाँ पाया जाता है? एब्डोमेन में पाया जाता है। गर्भाशय कहाँ पाया जाता है? एब्डोमेन में पाया जाता है। जब एब्डोमेन में यह टेस्टिस डेवलप होती है, उसके बाद जन्म के बाद मुख्य रूप से या जन्म के दौरान ये जो टेस्टिस होती है वो एक थैले के समान संरचना होती है जो अपनी जांघों के बीच में या थाई के बीच में पाई जाती है, जिसको स्क्रोटम सैक कहते हैं। बेटा वो सॉरी लिख नहीं पाया मैं, ये जो ब्लैक कलर का अंदर को बनाया है इसको यहाँ ले रहा हूँ, स्क्रोटम। क्या कह दिया? स्क्रोटम, यानी स्क्रोटल सैक भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? स्क्रोटल सैक के नाम से भी जाना जाता है। ये थैली है, ये सैक है, ये थैली है, ये सैक है जो मुख्य रूप से जिसमें टेस्टिस पाई जाती है। तो जन्म के बाद, जन्म के दौरान मुख्य रूप से जैसे ये टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से होकर इस स्क्रोटम सैक में आ जाती है। किस कैनाल का नाम? इंग्विनल कैनाल से होकर इस स्क्रोटम सैक में आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? जब बच्चा मैच्योर हो रहा था, परिपक्व हो रहा था, उस दौरान यह उदरगुहा में एब्डोमेन में पाई जाती थी। क्यों एब्डोमेन में पाई जाती थी? उसका कारण है कि सीधे सीधे क्यों वहाँ डेवलप हुआ, बाहर क्यों आई कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर शुक्राणु जनन की क्रिया कम पर होती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम पर स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिस कारण से यह मुख्य रूप से एब्डोमेन वाले भाग से इंग्विनल कैनाल के द्वारा स्क्रोटम वाले भाग में, स्क्रोटम सैक में आ जाती है। ये रीजन है। इस साल भी ये क्वेश्चन आया था एक 12th लेवल पर कि जन्म से पहले एब्डोमेन में और बाद में यह स्क्रोटम सैक में क्यों? तो सीधे सीधे आप बता दोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, परिपक्वन होता है, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर से कम ताप पर होता है। इस वजह से ये टेस्टिस इसमें आ जाती है। क्लियर? ये तो इंग्विनल कैनाल से अटैचमेंट हो गया। इसके अलावा कि स्पर्मेटिक एक डक्ट पाई जाती है टेस्टिस से, यहाँ से निकलती है और एब्डोमेन के पृष्ठ भाग से, एब्डोमेन के डोर्सल भाग से अटैच रहता है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड मुख्य रूप से अटैच रहता है। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में 2 ब्लड वेसल्स आती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स आती हैं? सीधे सीधे आपके आर्टरी और वेन्स। कौन सी आती है? आर्टरी और वेन्स आती है। इसके अलावा उसमें नर्व्स पाई जाती है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, आर्टरी, वेन्स और नर्व्स मुख्य रूप से इसके अंदर पाई जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और जो एब्डोमेनल कैविटी के पृष्ठ भाग यानी डोर्सल सरफेस से मुख्य रूप से अटैच रहता है। तो एक चीज़ तो आपका ये क्या हुआ क्लियर? टेस्टिस। टेस्टिस से एक पतली सी नलिका निकलती है। टेस्टिस से पतली नलिका निकलती बेटा, क्या कहते हैं? क्या? एपिडाइमस। वेरी गुड, एपिडाइमस। क्या कहा गया उसको? एपिडाइमस। देखिए इधर का चित्र थोड़ा मुझे खड़ा होना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा, तो इधर का पोर्शन तो लेबलिंग डाउन होगी, जब समझाऊंगा तब हट जाया करूंगा। तो सबसे पहले मतलब टेस्टिस से क्या निकली? पतली पतली नलिका, जैसे अभी छात्र ने बताया, तो उसको क्या कहा गया? एपिडिडाइमस कहा गया। उसको क्या निकली? पतली नलिका को क्या कहा गया? एपिडाइमस कहा गया। एपिडिडाइमस के 3 भाग होते हैं। एपिडाइमस के 3 भाग होते हैं।
टेस्टिस के जिस भाग से ये पतली नलिका निकली, टेस्टिस के जिस भाग से ये पतली नलिका निकली उस भाग को कैपेट एपिडाइमस कहती है। बेटा एपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्यों बार बार मैं लंबा लिखूं, समय बर्बाद, और बेटा ये स्केच पेन का भी वो है कि स्याही खत्म होती है इस वजह से। और दूसरा भाग मध्य भाग जो होता है वो कार्पस एपिडाइमस, क्लियर। और तीसरा जो भाग होता है वो कॉर्डा एपिडाइमस होता है, जो लास्ट पार्ट होता है कॉर्डा एपिडाइमस। एपिडाइमस मुख्य रूप से आपको मैंने कितनी लेंथ बताई एपिडाइमस की, 6 सेंटीमीटर। कितनी बताई थी, 6 सेंटीमीटर। देखो अब बार बार ये चीज़ नहीं, वो पीछे में बता के आ गया तो उसको तो नोट डाउन कर लिया करो, ये क्वेश्चन बार बार नहीं कि सर क्या होता है, तो ये एक बार में बता के चला गया। अब ये एपिडाइमस आगे चलकर, ये एपिडाइमस आगे चलकर, हाँ बेटा मैंने आपसे कहा था कि हिंदी में भी करता चलूँगा, तो हिंदी में इसको अधिवृषण, ब्लैक से लिखूंगा हिंदी, अधिवृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है एपिडाइमस को, अधिवृषण। वास डिफरेंस को शुक्र वाहिका, बेटा ध्यान नहीं रहा था हिंदी में लिखने का, जब तुमने कहा तब ध्यान आया बेटा, कोई बात नहीं है, ऐसी बता दिया करो। वास डिफरेंस को क्या कहा गया, शुक्र वाहिका। ये शुक्र वाहिका इंग्यूनल कैनाल के अंदर होते हुए मुख्य रूप से अपने एब्डोमेन वाले भाग में पहुंचती है, यानी उदर गुहा वाले भाग में पहुंचती है। और उदर गुहा वाले भाग में यूरेटर से होते हुए, देखिए ये यूरेटर लिखा है बेटा, यूरेटर लिखा है क्लियर, यूरेटर से होते हुए पुनः मुख्य रूप से फूल कर एम्पुला वाला भाग बनाती है, फूल कर एम्पुला वाला भाग बनाती है, और छोटी छोटी संरचनाओं में ओपन होती है, जिस छोटी छोटी संरचनाओं को सेमिनल वेसिल कल या शुक्राशय, क्या कहा गया बेटा, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय के नाम से जाना जाता है। बताओ फंक्शन इसके अभी बताऊं कि बाद में है, कब, बाद में, चलो बाद में बता देता, पहले संरचना समझ लो। तो सेमिनल वेसिकल में खुली, क्लियर। अब दोनों साइड के से, भाई इधर भी सेमिनल वेसिकल है तो इधर भी सेमिनल वेसिकल, दोनों साइड के सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्रंथि को क्रॉस करते हुए एक अंदर यूरिथ्रा कॉमन नलिका बनाते हैं। क्या, एक कॉमन नलिका बनाते हैं। ये कॉमन नलिका आकर मुख्य रूप से किसमें खुलती है, मूत्र मार्ग वाले भाग में। मैं मतलब किताबों में ये संरचना इस प्रकार से नहीं थी होगी, मैं इसको बता रहा हूँ कि कॉमन कैसे हो रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, देख लीजिए, इजैकुलेटरी डक्ट, हिंदी में स्खलन नलिका कहा गया बेटा। तो यानी दोनों सेमिनल वेसिकल संयुक्त होकर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलते हैं और वहां एक संयुक्त नलिका बनाते हैं, जिस संयुक्त नलिका को कॉमन डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से या स्खलन नलिका के नाम से जानते हैं। तो ये स्खलन नलिका हुई, और कहाँ ओपन हो गई बेटा, कहाँ ओपन हुई, मूत्र मार्ग में, यूरिथ्रा में। किसमें ओपन हुई, मूत्र मार्ग में या यूरिथ्रा। तो अब अपने पास पॉइंट आ गया मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग को क्या कह दिया गया, अब सॉरी यूरिथ्रा को हिंदी में क्या कह दिया, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में आ गई और ये नलिका खुल गई। मूत्र मार्ग यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र को लाकर बाहर करने का कार्य करती है, ये बता दो मूत्र मार्ग। इसके अलावा भी कार्य करेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो जेनेटल मटेरियल होता है, जेनेटल मटेरियल यानी वीर्य जो होता है, वो सीमेन जो होता है, उसको भी बाहर ले जाने का कार्य करता है। तो ये मूत्र मार्ग हुआ। मूत्र मार्ग की मैंने क्या लेंथ बताई थी कि मेल में ये 20 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल में यह 4 सेंटीमीटर का होता है। तो ये मूत्र मार्ग। फिर बेटा थोड़ा सा पानी पी लूं, चलिए स्टार्ट। फिर इस मूत्र मार्ग के ऊपर स्पंजी टिश्यू का बना हुआ, स्पंजी ऊतक का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन पेनिस कहते हैं। पेनिस को शिश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और वो रुधिर वाहिनियां वो 2 प्रकार की, बेटा हर ऑर्गन में जिससे ध्यान रखें, रुधिर वाहिनियां बोले जब ब्लड वेसल्स बोले तो ये मान के चलिए 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक तो धमनी होगी यानी आर्टरी होगी, और दूसरी सिरा होगी यानी वेन होगी, और तीसरा जो होता है वो नर्व यानी तंत्रिकाएं होंगी, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, लाने के लिए। इसलिए तो ये इस पेनिस का जो
ऊपर वाला जो भाग होता है, पेनिस का ऊपर वाला जो भाग होता है वो फूला हुआ होता है थोड़ा सा, और लाल कलर का होता है। क्या फूला हुआ होता है, लाल कलर का होता है। देखो मैंने डायग्राम में लाल कलर का बनाया हो बेटा आपके लिए स्पेसिफिकेशन करने के लिए कि बिल्कुल क्लियर क्या हो जाए। एक एक ऑर्गन ये बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन के दृष्टिकोण से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको कोई समस्या आए तो पूछ जरूर लेना, मतलब कोई शर्म मत करना, ये ध्यान रखना कि अपन मतलब खाने में और पढ़ाई में जीवन में मत शर्माना, और नहीं जिन दो चीज़ों में शर्माए तो जीवन में पछताते ही रहोगे। तो इस वजह से ये लाल कलर का बनाया जिसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ग्लांस पेनिस यानी यहाँ दिखाई देगा शिश्न मुंड, हिंदी में क्या कहा गया, मुंड, मतलब मुंड जैसा लगता है, फूला हुआ भाग रहता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये बहुत ही इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ, मतलब बहुत ही उत्तेजक अंग है, बहुत ही उत्तेजक अंग है ये वाला भाग। और इस वाले भाग पर एक छिद्र पाया जाता है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इस छिद्र की मैं डायरेक्शन यहाँ लिखता हूँ तो नीचे लिख नहीं पाऊंगा, तो ये छिद्र देखिए, ये छिद्र है, ये वाला, इस छिद्र को मैं यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ, ये यहाँ बेटा लिख दिया, ठीक है। इस छिद्र को यूरिनोजेनाइटल पोर कहा गया। क्या कहा गया बेटा, यूरिनोजेनाइटल पोर कहा गया, यूरिनोजेनाइटल छिद्र। अब इसको यूरिनोजेनाइटल छिद्र नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अभी मैंने पीछे कहा था कि मूत्र मार्ग यूरिन को, मूत्र को भी ले जाता है, और जेनाइटल पदार्थ यानी वीर्य और सीमेन को भी ले जाता है। तो इस छिद्र से मूत्र भी बाहर निकलता है, क्लियर। और जब सेक्स करते हैं, तब इंटरकोर्स करते हैं, तो उस दौरान मुख्य रूप से जो जनन पदार्थ होता है, जेनाइटल पदार्थ होता है, जिसको वीर्य या सीमेन कहा जाता है, तो उस वीर्य और सीमेन को भी यह फीमेल वेजाइना में छोड़ने का कार्य करता है। इसी वजह से कॉमन नाम दे दिया यूरिनोजेनाइटल पोर। क्या नाम दे दिया बेटा, यूरिनोजेनाइटल पोर कहा गया। तो बेटा ये तो ऑर्गन थे, ये क्या थे बेटा, ऑर्गन थे। इसके बाद आती है दो चीजें बची, ग्रंथि। देखिए ये ग्रंथि मैंने आपके लिए लिख रखी है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोस्टेट ग्रंथि। हिंदी तो इतनी, इंग्लिश तो जानते हो, क्योंकि नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश तो सब्जेक्ट बेटा 12th में सबका रहता है, क्या इंग्लिश सब्जेक्ट सबका 12th में रहता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके साथ नहीं रहता। दो प्रकार की ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। तो बाइलोब्ड द्विपालित यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट पार्ट और यूरेटर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ मुख्य रूप से ये ग्रंथि पाई जाती है, जिसे बाइलोब्ड ग्रंथि कहते हैं, जो वीर्य या सीमेन को बनाने का कार्य करती है। यह एक क्षारीय मटेरियल, क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है, बेसिक मटेरियल स्रावित करती है, जो लगभग 15 से 30% भाग वीर्य का बनाने का कार्य करती है। इसका यहाँ कार्य सुन लीजिए, ये हो गया। फिर इसी प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मटर के आकार की यूरेटर की दीवार से, देखिए ये यूरेटर की दीवार से मटर के आकार की एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को काउपर्स ग्रंथि कहा जाता है, यह भी एक क्षारीय पदार्थ, बेसिक मटेरियल मुख्य रूप से स्रावित करती है, और वीर्य और सीमेन का भाग बनाने का कार्य करती है। इसका जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ मुख्य रूप से नलिकाओं द्वारा यूरिथ्रा में पहुंचता है। एक्साइटेशन के समय, उत्तेजना के दौरान, इंटरकोर्स करने के दौरान, सेक्स करते हैं, उसकी लास्ट स्टेज होती है, उस दौरान इसमें छोड़ती है। तो यह यूरिथ्रा में जो पदार्थ, इसकी जो एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय नेचर जो होता है, उसको समाप्त करने का धीरे धीरे कार्य करती है। तो इतना आपको कायम पढ़ना है बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना जो तंत्र है उसमें। अब एक एक करके कार्य देख लेते हैं अपन। टेस्टिस का काम तो मैंने आपको बताया था, क्या का स्पर्म फॉर्मेशन का, यानी शुक्राणु के निर्माण का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मेटो। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। तो स्पर्म फॉर्मेशन का निर्माण करती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। दूसरा भाग एपिडाइमस,
एपिडाइमस में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मैचुरेशन, क्या स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि संग्रहण का कार्य होता है और परिपक्वन का भी कार्य इसी वाले भाग में होता है। फिर आता है तीसरा भाग आपका कौन सा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मुख्य रूप से इन स्पर्म को ले जाने का कार्य करती है, इन स्पर्म को ले जाएगी जब मुख्य रूप से सेक्स करते हैं। फिर ये आगे चलकर मुख्य रूप से यही वास डिफरेंस कहाँ बताया था, सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय में उत्पन्न होती है, 4-4 सेंटीमीटर का ये शुक्राशय होता है। यह सीमेन या वीर्य का, यह सीमेन या वीर्य का मुख्य भाग बनाने का कार्य करती है। जो चिपचिपा पदार्थ, सीमेन वीर्य क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, कैसा, स्लाइमी नेचर का पदार्थ होता है, जिसमें विटामिन पाई जाती हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और शुगर के रूप में फ्रक्टोज पाए जाते हैं। अंडरलाइन, बिल्कुल अंडरलाइन। यदि कोई पूछे कि शुगर कौन सी होती है तो फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, जो मुख्य रूप से इसको ऊर्जा प्रदान, स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये मतलब आपका क्या हुआ, शुक्राशय हुआ, इतना। तो इनके ये कार्य हैं। मूत्रमार्ग का कार्य मैंने बता दिया, पेनिस का कार्य आपको बता दिया कि एक्साइटमेंट होगा, आगे आएगा तब मैं बता दूंगा फंक्शन इनके क्या होते हैं। तो इतना बेटा आज आपको मुख्य रूप से इस पार्ट में पढ़ना है, क्लियर। तो ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन तंत्र का चित्र आपके सामने MRS का बना हुआ है। काय का बना है, MRS का बना हुआ है। तो एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि दो चीजें मैंने अलग से छेक दी हैं, देख रहे होगे, बिल्कुल अलग कर दिए। जाओ जाओ बेटा, तुम इस घर के नहीं हो तो हमने भगा दिया तुमको, क्या, क्यों, इस तंत्र से तुम्हारा संबंध ही नहीं है भाई, इस तंत्र से संबंध नहीं तो हम तुमको क्यों करें। इस वजह से देखो कितना एरिया मैंने ऊपर कर दिया, क्यों, क्योंकि यूरेटर किडनी में बने मूत्र को यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में लाने का कार्य करता है, यानी कि ये वाले भाग प्रजनन तंत्र से संबंध ही नहीं है, ये वाला भाग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, एक्टिविटी सिस्टम से संबंधित है। तो हम अपने घर में क्यों रखें, तो इस वजह से मैंने इसको अलग से कर दिया, क्या, अलग से कर दिया, ठीक है बेटा। तो इतना आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है बेटा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कल जो क्लास लूँगा उस दौरान आप पूछ लेना, ठीक है बेटा, ओके। कोई अभी प्रॉब्लम क्या कुछ है किसी को, एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम किसी को है? 2-4 बच्चे क्या है कि देखिए आस पड़ोस मोहल्ले के बच्चे सब जूम ऐप, हमारे पास मोबाइल है नहीं है, तो सर हम यहाँ पढ़ लिया करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैंने मतलब साइड से बिठा रखे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ लेते हैं। और आप लोग तो हैं, जो प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिया करना, ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू, मीट अगेन।